नमस्कार। जो लोग सुबह वीडियो देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो लोग दोपहर में देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून, और जो शाम में वीडियो देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है संकल्प एडुकेयर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जहाँ तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स। सभी सब्जेक्ट का वेटेज अगर चेक करेंगे तो पहला, सभी चैप्टर्स का वेटेज देखेंगे तो पहला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का बनता है, जिसको हम लोग 2 डेज देने वाले हैं। सेकंड चैप्टर आपका 10 मार्क्स का बनता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 to 5 डेज देंगे। थर्ड चैप्टर आपका 10 मार्क्स का बनेगा, इसको हम लोग 6 to 7 डेज देंगे। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर फोर्थ चैप्टर आपका 15 मार्क्स का बनेगा, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 10 डेज देंगे। फोर्थ चैप्टर के बाद में मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर नंबर 6, जो आपकी इस लिस्ट में लिखा हुआ है, और वो आपका 5 नंबर का बनेगा, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज देने वाले हैं। ये चैप्टर्स खत्म होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम फिफ्थ चैप्टर में एंट्री करेंगे, जो कि 15 मार्क्स का चैप्टर है, और वो 10 दिन कम से कम ले सकता है। देन 7 चैप्टर की बात करेंगे, जो तुम्हारे 10 मार्क्स का है, और इसको हम लोग 12 डेज देंगे। आफ्टर दैट मनी मार्केट नाम का 8वां चैप्टर आएगा, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 10 मार्क्स अपने को मिलने वाले हैं। ये भी आपका 7 to 8 डेज लेगा। 9th चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 10 नंबर का चैप्टर है, और ये 15 डेज तक कंज्यूम कर सकता है। देन लास्ट चैप्टर अपना अपने सामने आएगा, इंडियन इकोनॉमी, जो कि 10 नंबर का चैप्टर है, और ये 4 to 5 डेज कंज्यूम करेगा। तो सब कुछ मिला के अगर देखें तो 76 डेज का टारगेट बनता है, लेकिन मैं फिर भी इसको 90 डेज का एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके सर, अभी जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग को इको में क्या टारगेट रखना है, 90+ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 90+ का टारगेट रखेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है। फर्स्ट टुकड़ा है माइक्रो, और दूसरा क्या है, मैक्रो। सर माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो में हम लोग क्या रेफर करेंगे, मॉड्यूल। माइक्रो में हम लोग क्या रेफर करेंगे, मॉड्यूल, और साथ साथ में मैं क्या लिखवाऊंगा, शॉर्ट नोट्स भी लिखवाऊंगा। वहीं मैक्रो में मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा, मेरे खुद के नोट्स होंगे। सर माइक्रो में मॉड्यूल और मैक्रो में नोट्स, ऐसा क्यों? देखो साहब, माइक्रो को इंस्टीट्यूट ने बहुत ही सही तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पर भी कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। गलत तो वैसे कहीं पर होता नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें अगर ढंग से एक सीरीज में सेटल नहीं होंगी तो समझना मुश्किल होता है, लेकिन माइक्रो में ऐसा कुछ नहीं है। मैक्रो के अंदर थोड़ा इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो बहुत ही आगे पीछे है। जो चीज़ें पहले होनी चाहिए वो बाद में है, जो बाद में होनी चाहिए वो पहले है। तो उन चीज़ों को मैंने ठीक करके नोट्स बनाए हैं। इसका मतलब नोट्स में कंटेंट पूरा मॉड्यूल का ही है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो हाथ से लिखे जाएंगे। लेकिन इन नोट्स के अंदर मैंने सेमी रिटन नोट्स बनाए हैं, सेमी प्रिंटेड नोट्स बनाए हैं, मतलब कुछ आपको लिखना होगा और कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। जी सर। तो सर शुरू कब से होगी? अरे अभी से, हाथों हाथ शुरू करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे, आ जाओ भैया। सर एक वो कुछ लिखा हुआ था, वो तो पहले का कोई लिखा हुआ था, अपन नया शुरू करते हैं, नया काम और नया पेज। चलो जी, हमारा सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, बरोबर। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। सर हम लोगों ने कैसे नोट डाउन करना है, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर देंगे। हम पूरी क्लास में लिखते चले जाएंगे, आप साथ साथ लिखते जाओगे, मैं चीज़ों को रुक रुक के समझाता रहूँगा। अगर आप पीछे रह जाते हैं तो पॉज कर देंगे और लिखना चालू रखेंगे। किसी भी क्लास का लिखने वाला कंटेंट आपको बाकी नहीं छोड़ना है। जी सर। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला पार्ट जो हमको पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, कि हमारा सब्जेक्ट है क्या। दूसरा पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है, सॉरी, बेसिक प्रॉब्लम्स
ऑफ इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म। सर ये क्या होता है? होगा होगा, सब करेंगे सब करेंगे, चिंता की बात नहीं है। लिखने वाला काम अच्छे से हो, इसके लिए मैं साथ साथ में लिखना चाह रहा हूं। तो तुम्हारा जो यूनिट 1 है, तुम्हारा जो यूनिट 1 है वो है इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन। चलो भैया तुम मुझे बताओ, सारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, 12वीं तक पढ़ के आते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ पढ़ के आते हैं, तो सभी बच्चों के पास में भरपूर ज्ञान होता है। मुझे तो केवल उस ज्ञान को शाइन करने की जरूरत है, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना थोड़ी ना है। तुम सब कुछ सीख के आए हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो अपना काम जीरो से करूंगा, और मुझे पता है कि बच्चे सारे बहुत ही अच्छे से मेरे साथ में पढ़ेंगे। जी सर। मुझे बताओ सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सर हम लोगों ने दो वर्ड्स का मतलब सीखना पड़ेगा। पहला वर्ड तो होगा बिजनेस एंड उसके बाद में क्या होगा? इकोनॉमिक्स। तो मैं पहले इकोनॉमिक्स वर्ड से शुरुआत करूंगा। आज मैं शुरू करूंगा विद वर्ड इकोनॉमिक्स। सर 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 ये इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो इकोनॉमिक्स वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। कहां से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से, जहां वर्ड हुआ करता था ओइकोनोमिया। कहीं कहीं पे इसको इकोनोमिया भी कहते हैं, तो कोई बात नहीं। ओइकोनोमिया करके वर्ड हुआ करता था, जिसका मतलब होता था हाउस होल्ड। तो सीधा पहला क्वेश्चन ही ये बन जाएगा कि बताओ तुम्हारा ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड आता है ग्रीक लैंग्वेज से, जहाँ वर्ड हुआ करता था इकोनोमिया, और जिसका मतलब होता था हाउस होल्ड। सर पहले इकोनॉमिक्स को कहते क्या थे? अगर ये चीज़ अगर बाद में आई है तो पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से बुलाते थे, याद रखना। पहले हम लोग इको को किस नाम से बुलाते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। सर ये तो ये हुआ कि वर्ड आया कहाँ से, पहले क्या बोलते थे? सर मतलब तो बताओ। अरे बताता हूं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फटाफट साथ साथ में लिखते चलेंगे। सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर ये क्या है? एक बात बताओ, अगर तुम कहीं शॉपिंग पे जाते हो, तुमको घर वाले पॉकेट मनी कुछ पैसा देते होंगे। मान लो तुम लोग को पापा ने 5,000 रुपये दे दिए। अब तुम 5,000 रुपये लेके गए किसी शॉपिंग मॉल में, किसी ब्रांड के शोरूम में चढ़ गए। अब मुझे बताओ, क्या अब कभी भी तुम्हारे पैसे पूरे पड़ने वाले हैं? जो पैसे तुमको दिए गए क्या वो पूरे पड़ जाएंगे? तो या तुम्हारी इच्छाएं ज़्यादा रहेंगी? हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इंसान की जो नीड्स होती हैं, जो वांट्स होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड इन नेचर होती है। लेकिन उन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो पैसे तुम्हें चाहिए, जो रिसोर्स तुम्हें चाहिए, वो रिसोर्स हमेशा कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगा कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग हमारी मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। यही हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। यस और नॉट? ये बात समझ में आई तुम्हारे दिमाग में? घुसी कि नहीं घुसी? कि तुम जब कहीं भी जाओ, तुम किसी होटल में जाओ, तुम किसी ब्रांड के शोरूम में जाओ, तुम कोई जूते लेने जाओ, हर जगह पे क्या होता है? हर जगह तुम इकोनॉमिक्स परफॉर्म करते हो। सर कैसे परफॉर्म करते हैं? तुम अपने लिमिटेड रिसोर्स,
तुम अपने लिमिटेड इनकम, तुम अपने लिमिटेड पॉकेट मनी के साथ में अपनी मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। ये पूरा प्रोसेस जो है इसी को तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसी को तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स को जब डिफाइन करने की बारी आ रही थी, साथ साथ में ऐसे के ऐसे लिखते चलना भाई, बढ़िया से नोट्स बन जाएंगे। जब तुम लोग को रिवीजन करना होगा तो बहुत ही अच्छे नोट्स तुम्हारे सामने तैयार होंगे। जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की बारी आई तो हर इंसान ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। कैसे सर? सर अलग अलग कैसे हो सकता है? सोच के देखो, तुम किसी होटल में खाना खाने गए, तुम्हारा एक दोस्त बोलता है कि भैया मेरे को तो समझ में आता है कि खाने का मतलब ओनली तंदूरी रोटी एंड दाल फ्राई। हो सकता है ऐसा, एक दोस्त ने बोला खाने का मतलब ये है। भाई तुम एक और दोस्त के साथ गए तो दूसरा दोस्त बोला कि साहब खाने का मतलब तो होता है कि कम से कम काजू करी साथ में हो और एक बढ़िया सा स्टार्टर भी होना चाहिए, ये किसी और दोस्त ने बोला। तीसरा दोस्त बोला कि खाने का मतलब होटल का खाना नहीं होता है, खाना मतलब घर का खाना, शुद्ध स्वादिष्ट खाना, ये किसने बोला? तीसरे दोस्त ने बोला। अब तीनों ही दोस्त एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, खाने के बारे में, लेकिन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है और ये हो सकता है। तो जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की बारी आ रही थी तब भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या किया? इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। सर कैसे किया बताओ ना हमको। तो अगर मैं कुछ इकोनॉमिक्स के नाम लूं, अगर मैं कुछ इकोनॉमिक्स के नाम लूं, जैसे एडम स्मिथ, जैसे एल्फ्रेड मार्शल, जैसे लियोनेल रॉबिन्स, जैसे रैग्नर फ्रिश, अगर मैं इन सब के नाम लूं तो उस केस में मुझे ये पता चल सकता है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को क्या क्या तरीके से डिनोट किया था। तो सबसे पहली बात करते हैं हमारे प्यारे भैया एडम स्मिथ की। देखो भैया ये रंगीन कितना अच्छा लग रहा है, तुम भी कोशिश करना कि अपने पास में 2 3 4 पेन हो। जिस तरीके से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मोस्टली मेरे कलर्स जो होंगे वो ब्लैक ब्लू, रेड और हाईएस्ट से हाईएस्ट तुमको कोई दूसरा कलर दिख सकता है, कोई चौथा कलर दिख सकता है, वो पिंक हो सकता है। इसके अलावा हम 5 कलर यूज़ नहीं करते हैं। तो कम से कम ये 3 4 पेन साथ में रखिए। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे नोट्स इतने अच्छे बनेंगे कि तुम जब भी अपने नोट्स को पढ़ोगे तो दूसरों को बोलोगे देखो पढ़ाई हो तो ऐसे। ओके सर, हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। वेरी वेरी गुड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स के बनने के कंट्रीब्यूशन में एडम स्मिथ का बहुत बड़ा हाथ है। जी सर। एडम स्मिथ का कहना था कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, वेल्थ को बढ़ाने का तरीका है। तो इकोनॉमिक्स ने क्या करना चाहिए कि भैया किसी भी नेशन की, किसी भी इकोनॉमी की वेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब एडम स्मिथ हमेशा पूरे नेशन के बारे में, पूरी कंट्री के बारे में, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता था। बहुत ही बड़े लेवल की बातें करता था, छोटे मोटे लेवल की, मेरे लेवल की, तुम्हारे लेवल की, किसी एक बिजनेस के लेवल की, किसी एक टीचर के लेवल की, किसी एक स्टूडेंट के लेवल की बातें नहीं करता था। वो बहुत ही बड़े बड़े लेवल की बातें करता था। और जो बड़े लेवल होते हैं उनको प्यार से मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। सर ये वर्ड तो कहीं सुना है, हम फिर डिस्कस करेंगे। मैं बस एक तुमको हिंट दे रहा हूं कि एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स वेल्थ के लिए यूज आनी चाहिए और वो मैक्रो है। नेचर कैसा है? मैक्रो। मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे नेशन के बारे में। ये सारे क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ ने ये सारी बातें अपनी एक किताब में लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ
वेल्थ ऑफ नेशंस जो लिखी गई थी 1776 में। याद रखिएगा, एडम स्मिथ की किताब कब लिखी गई थी? 1776 में। तो अगर एडम स्मिथ की बात करेंगे तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। साथ में एडम स्मिथ को लगता था कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ की बातें करेगी। तो वेल्थ के सारे कॉन्सेप्ट जो तुमको दिखेंगे वो एडम स्मिथ द्वारा दिए गए हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स तुम्हारी जो है वो मैक्रो लेवल की होती है। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम क्या था? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो लिखी गई थी 1776 के अंदर। देन दूसरे हमारे साथ में इकोनॉमिक्स जो आते हैं वो है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि भैया ये क्या तुम लोग वेल्थ वेल्थ की बातें कर रहे हो, तुम लोग को हर इंसान के वेलफेयर की बात करनी चाहिए। तुमको ये देखना चाहिए कि भैया सब लोग की तुम लोग वेलफेयर कैसे कर सको, तुम कैसे उनको खुश रख सको। हर जगह पैसे पैसे की बातें मत करो। तो ये वेलफेयर के साथ इकोनॉमिक्स के लिए कौन गया? वो एल्फ्रेड मार्शल गया। और एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि वेलफेयर हर इंसान का होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल। और जहां भी इंडिविजुअल लेवल की बात आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो। यानी कि एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स को एक माइक्रो लेवल का सब्जेक्ट बोलता था। यस और नॉट? यस और नॉट? यस सर। इसके बाद में मैं रैगनर फ्रिश में आ रहा हूं। अब रैगनर फ्रिश भी एक तरीके का इकोनॉमिक्स था और वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। रैगनर फ्रिश ने बोला कि भाई एडम, तुम्हें क्या लगता है इकोनॉमिक्स मैक्रो है? एडम बोला यस, इकोनॉमिक्स मैक्रो है। तो रैगनर फ्रिश ने पूछा अल्फ्रेड मार्शल को, भैया तुम्हें क्या लगता है इकोनॉमिक्स कैसी है? तो मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स तो साहब माइक्रो है। तो रैगनर फ्रिश ने बोला कि ना, इकोनॉमिक्स कभी माइक्रो है तो कभी मैक्रो है। यानी कि रैगनर फ्रिश वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई इकोनॉमिक्स एज माइक्रो एंड मैक्रो। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को माइक्रो भी बोला और मैक्रो भी बोला। तो पहली बार क्लासिफिकेशन रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1933 के अंदर। यस और नॉट? 1933 के अंदर रैगनर फ्रिश ने क्या किया? इकोनॉमिक्स के दो टुकड़े कर दिए, माइक्रो और मैक्रो। उन्हीं दो टुकड़ों को हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। सर, लियोनेल रॉबिन्स ने क्या किया था? रॉबिन्स ने बोला कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग का सब्जेक्ट है। हर जगह कमी पड़ी है, तुमको कमियों में से क्या करना होता है? बढ़िया चॉइस करनी होती है। और वहां जो तुम प्रोसेस अप्लाई करते हो वही तो इकोनॉमिक्स है। तो ये बात किसने बोली? ये बात तुम्हारे लियोनेल रॉबिन्स ने बोली। तो ये चार बड़े बड़े इकोनॉमिक्स थे जिन लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए विद रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। सर मेरे तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन ये है वाई इकोनॉमिक्स? हम ये सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं? या जिसे हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कारण है कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है? तो हमने आते ही बात की थी कि वांट्स, या जिसे हम लोग नीड्स कह सकते हैं, आर अनलिमिटेड। पुट रिसोर्सेस, या जिन्हें हम लोग एंड्स कह सकते हैं, आर लिमिटेड। एंड हैव अल्टरनेट यूजेस। मतलब सर, मतलब ये कि तुम्हारी वांट्स हमेशा अनलिमिटेड रहती है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनके हमेशा अल्टरनेट यूजेस रहते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने एग्जाम के बाद, अभी तुम 4 महीने अच्छे से पढ़ोगे,
4 महीने पढ़ने के बाद तुमको छुट्टियां मिलेंगी, तुम घूमने जाओगे, यहाँ वहाँ फिरोगे, तुम्हें तुम्हारे पापा ने 10,000 रुपए दिए कि ले बेटा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, और तुम 10,000 रुपये लेके निकल लिए। अब तुमने डिसाइड किया कि भैया मैं 10,000 रुपये पूरे खर्च नहीं करूंगा, मैं कुछ पैसे बचाऊंगा, कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ में था, उसके पापा ने भी उसको 10,000 रुपये दिए, पर उसने तो क्या किया, सारे 10,000 रुपये खर्च कर दिए। वो कपड़े लेके आ गया, वो एक छोटा फोन लेके आ गया, वो जूते लेके आ गया, उसने रिचार्ज करवा दिया, अपने भी उसके भी। हो सकता है ना, हर इंसान अपने अपने हिसाब से रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो हर रिसोर्स के क्या क्या होते हैं, हर रिसोर्स के क्या होते हैं अल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर को रैशनल रहते हुए, समझदार रहते हुए, अपने प्रॉफिट को देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस में से बेस्ट पॉसिबल यूजेस में उनको पुट करेंगे और उनसे मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि सारी की सारी वांट्स सेटिस्फाई होना पॉसिबल नहीं है। जी सर। ये प्रोसेस को पूरा करने के लिए तुम मुझे याद करके बताओ, रैग्नर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को कितने टुकड़ों में बांटा था? सर 2 टुकड़ों में। इन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हो जाएंगी, कौन सी? माइक्रो, मैक्रो। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हो जाएंगी। अब मुझे याद करके बताओ, माइक्रो का मतलब क्या होता था? इंडिविजुअल लेवल। एंड मैक्रो का मतलब होता था एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की एक साथ में बात कर रहे हैं, सारे के सारे पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एक भारत एक नेशन की बात कर रहे हैं, सारे क्या है, इकोनॉमी एज अ होल है। माइक्रो लेवल हमेशा स्मॉल लेवल होता है, जबकि मैक्रो लेवल हमेशा कैसा लेवल होगा, लार्ज लेवल। माइक्रो लेवल को कहीं कहीं पे पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, जबकि मैक्रो लेवल को जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सर हम माइक्रो लेवल पे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? वैसे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ, एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। सर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। और क्या पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर का बिहेवियर। और क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, कैसे कैसे मार्केट फॉर्म्स हो सकते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। ये लो जी, आ जाओ। जबकि मैक्रो लेवल पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैक्रो लेवल पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैक्रो लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। सर और क्या पढ़ेंगे? और सर और क्या पढ़ेंगे? और क्या पढ़ेंगे? फटाफट बताओ भैया। हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड। सर इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी नेशन के अंदर मनी एंड बैंकिंग का सिस्टम कैसे चलता है। अब क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है? बिल्कुल भी नहीं, और भी बहुत सारी बातें हमको पढ़नी है, तो मैं इनको एटसेट्रा एंड एटसेट्रा करके छोड़ देता हूँ। तो ये तुम्हारी
दो ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की, इसके बारे में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए जी, अब मुझे तुम बताओ, मैं नहीं बताने वाला, तुम मुझे बताओ फटाफट। सर क्या बताना है, पूछो ना। आपके लिए जान नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। तुम्हारी जान लेके मैं कहाँ जाऊंगा। मुझे बताओ, बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है। फटाफट से मुझे बताओ, बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है। बिजनेस वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। है सर, है? ये क्या चीज आ गई सर? सर पहली बार सुन रहे हैं। जो 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आए हैं वो पहली बार नहीं सुन रहे। बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज जो कुछ ना कुछ पैसा जनरेट कर रही है, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रही है, कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कहीं ना कहीं से पैसे का जनरेशन हो रहा है। जैसे अगर तुम लोग कहीं होटल में खाना खाने जाते हो तो वहां तुमको पे करना होता है। तो होटल में बनाया गया खाना और तुमको सर्व किया गया खाना, वहां सर्विस जो तुमको दी गई, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। वहां से पैसे का जनरेशन हो रहा है। लेकिन वही अगर तुम लोगों ने खाना अपने घर पे खाया, तो उस केस में घर पे खाया गया खाना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो प्रेम भाव के चलते, लव एंड अफेक्शन के चलते किया गया काम है, जिससे कोई भी पैसे का जनरेशन नहीं होगा। अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आज ही करना। घर पे खाना खा के मम्मी को 2000 रुपये देना, मम्मी आपका बिल। मम्मी दो लपड़ लगा के घर से बाहर ना निकाल देते, मेरा नाम चेंज कर देना। क्योंकि तुम लोग को इस चीज के बदले में कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, तो इसका मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या करती है, जो क्या करती है, जो कन्वर्ट करती है इनपुट को आउटपुट में, जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है इनपुट को आउटपुट में। मतलब सर, जैसे तुमने अभी अभी हमने होटल की बात करी, आटा लाते हैं, वो सब्जी लाते हैं, रॉ फूड्स लाते हैं, उससे तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनाते हैं, तो इनपुट से आउटपुट बन रहा है। सर इनपुट से आउटपुट क्यों बनाते हैं? इनपुट से आउटपुट क्यों बनाते हैं? टू सेटिस्फाई ह्यूमन wants, टू सेटिस्फाई ह्यूमन wants, ताकि जो गुड्स बनाई गई उससे क्या हो सके, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। आई एम गेटिंग अ कॉल अगेन एंड अगेन, जस्ट अ सेकेंड। तो बिजनेस क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करके ये लोग क्या कमाते हैं, ये लोग क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो बिजनेस क्या हुआ, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके और उससे बिजनेस क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। ओके सर, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। सर अब तुम्हारे सामने, अब तुम्हारे सामने कौन आ रहा है, अब तुम्हारे सामने कौन आ रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है द वर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वर्ड दो शब्दों का, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? बताओ अभी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये शब्द जो है वो दो अलग अलग वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है? कैसे सर? चेक करके तुम खुद देखो ना, तुम खुद देखो फटाफट, चेक करके देखो भाई, तुम खुद देखो। पहला वर्ड तुम्हारे सामने बिजनेस,
दूसरा वर्ड तुम्हारे सामने इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक और वर्ड से जाना जाता है जो कि है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। जो कि क्या है? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। एकदम से इतने फोन आने लग गए हैं। चलो सर, गलती से फ़ोन साथ में रह गया, कोई बात नहीं। हमारे सामने एक नया वर्ड आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, या जिसका एक और नाम होता है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो सर अभी सबसे पहले फ़र्क तो मालूम पड़े, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, देखना तुम लोग, ये है दिस सर्कल, दिस सर्कल, दिस सर्कल, दिस सर्कल इज इकोनॉमिक्स। ये पूरा सर्कल तुम्हारी इकोनॉमिक्स है। वहीं उसके अंदर ये सर्कल जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। मतलब क्या समझ में आया तुमको? मतलब समझ में आया क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो 50 चीज़ें कवर करता है, उसमें से एक कौन है? बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो इसको लिखेंगे कैसे? बिजनेस इकोनॉमिक्स, BE, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट तुम्हारे इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सर ये सब्जेक्ट करवाएगा क्या? ये सब्जेक्ट क्या करवाएगा? इट हेल्प्स टू पुट scarce resources in an efficient manner to get maximum output। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा? जो तुम इनपुट करते हो ना, वो इनपुट को इस तरीके से इनपुट करवाएगा, इस तरीके से उसका यूज़ करवाएगा, तुम उससे क्या निकाल पाओ? तुम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। तुम उससे क्या निकाल पाओ? मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। अब अगर मैं इसको ऐसे सोचूं ना कि सर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या करता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सारी प्रॉब्लम्स को देख के कुछ रूल्स बनाता है। फिर इकोनॉमिक्स के जो रूल्स होते हैं वो बिजनेस पे अप्लाई जब हम लोग करते हैं तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? अप्लाइज रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन बिजनेस। तो इसको हम पता है कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इकोनॉमिक थियरीज को किस में जोड़ दिया जाए? इकोनॉमिक थ्योरीज को किस में जोड़ दिया जाए? बिजनेस प्रैक्टिसेस में। तो मिलके क्या बन जाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाएगा। बताओ जी बताओ, क्या बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? चलिए जी, तो हम लोगों ने सीखा कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अब इंस्टीट्यूट ने सिखाया नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंस्टीट्यूट ने सिखाया कि तुम ये पता करो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। तुम ये पता करो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। अभी पता करते हैं। तो भैया ये एक बार की बात है,
एक बार की बात है, एक बार की बात है, कहाँ की बात है, बात बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, घर तो बनाने दो। एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त के घर पे गया, और दोस्त के घर पे उसका छोटा सा बच्चा, जिसका नाम था सैम। इसका नाम क्या था? सैम। सैम की स्पेलिंग गजब की स्पेलिंग लिखी हुई है। मैं सैम की स्पेलिंग को अच्छे से लिख रहा हूँ। जिसका नाम था सैम। मेरे घर पे दोस्त का बच्चा था जिसका नाम था सैम। सैम को हमने बुलाया क्योंकि मेरा जो फ़ोन था, वो उसका जो चार्जर था वो वहाँ पे उसके इलेक्ट्रिक बोर्ड में नहीं लग रहा था। तो सैम के पापा ने सैम को बोला कि सैम जा बेटा, वो 3 पिन वाली पिन नहीं होती, वो पिन लेके आ। तो सैम के पापा ने सैम को बोला कि सैम बेटा जा, पिन लेके आ। क्या बोला अभी बताओ वापस? सैम बेटा जा, पिन लेके आ। तो जब सैम पिन लेके आया, तो उस सैम के हाथ में जो मैंने पिन देखी, मुझे उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर दिखाई दिया। है सर, है? अरे अभी बताता हूँ। ये देखो, SAMMPIN। चेक कर पा रहे हो क्या? सर कैसे? ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मतलब ऐसा बोल दूं मैं कि S फॉर साइंस, A फॉर आर्ट। हाँ कि ना? ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली सारी बातें कौन सी करी जाएंगी? माइक्रो की, क्योंकि छोटे लेवल पे बात होगी, एक बिजनेस की बात होगी। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्क भी पड़ेंगे, उनके फैक्टर्स भी अप्लाई होंगे। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा लेवल, माइक्रो का मतलब होता है छोटा लेवल। पूरे की पूरे भारत पे टैक्स लगाया गया, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन क्या बिजनेस टैक्स नहीं भरेगा? बिजनेस भी टैक्स भरेगा। तो बिजनेस पर भी उस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का फर्क पड़ेगा। तो ये माइक्रो है, वैसे मेन पार्ट तो माइक्रो है, लेकिन इस पर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का फर्क भी पड़ता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी के तहत पढ़ा जाता है। सर ये थ्योरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन मैं हल्का सा मतलब बता दे रहा हूँ। थ्योरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम गवर्नमेंट के रोल की बात नहीं करते हैं। 3 तरीके की इकोनॉमीज होती है, मार्केट इकोनॉमी, गवर्नमेंट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके जैसा कुछ टॉपिक है, तो अभी याद करके चलेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और कुछ भी नहीं है, मार्केट इकोनॉमी का यूज करते हुए पढ़ी जाने वाली एक थ्योरी है। सर पी का मतलब क्या? पी का मतलब क्या? प्रेगमेटिक। बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्रेगमेटिक कहा जाता है। सर प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो व्यवहारिक है, जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, जो सच में होती है, तो बिजनेस भी तो होता है। वहाँ जो नियम जो लगेंगे, जो रूल्स वहाँ पे लगेंगे, जो डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सही में होते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेगमेटिक इन नेचर। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेगमेटिक इन नेचर। सर उसके बाद में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ में यूज किया जाता है, जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। ये सब सब्जेक्ट मिलके क्या करते हैं? ये सब सब्जेक्ट मिलके बिजनेस इकोनॉमिक्स को फॉर्म करते हैं। लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है? नॉर्मेटिव इन नेचर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है? नॉर्मेटिव इन नेचर है। सर ये नॉर्मेटिव क्या होता है? अभी देखते हैं, इधर आओ, फटाफट फटाफट आओ, साथ साथ में लिखते चलना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स,
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर ये दोनों चीजें क्या आ गई? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो करंट सिचुएशन को चेक करता है और ये बताता है कि आज क्या है। हैं? मतलब ये कि अगर मैं तुमको पूछूं कि बताओ तुम कितना पढ़ते हो, तुमने बोला सर हम तो दिन में 1 घंटा कभी पढ़ लेते हैं। तुमको मैंने पूछा क्या तुम मेरी अकाउंट की क्लास रोज देखते हो 11:15 बजे? तुमने बोला सर नहीं सर आप 11:15 डालते हो, मैं कभी 12 देखता हूँ कभी 2 देखता हूँ। तो जब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आज क्या है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वहीं अगर मैं तुमको कहूं कि 11:15 बजे डॉट तुम लोगों ने क्लास चालू कर लेनी चाहिए, इससे तुम्हारा रूटीन बनेगा और तुम्हारे लिए पढ़ना आसान होगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सही समय पे सही क्लास कर लेनी चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब ये आपको बताएगा व्हाट शुड बी या ought टू बी। ओके सर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करंट फैक्ट के बारे में बात करता है और हर वो चीज जो करंट फैक्ट के बारे में बात करती है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब होता है जो करंट फैक्ट के बारे में बात करता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसी कही जाती है? ऑब्जेक्टिव कही जाती है। लेकिन हर वो चीज जो फ्यूचर ओपिनियंस के बारे में बात करती है जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव। इसका मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तुम्हारा सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। मुझे बताओ क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तुम लोगों को जजमेंट दे सकता है? क्या नहीं। वो ये बता सकता है कि आज क्या है, करना क्या चाहिए, कौन बताएगा? नॉर्मेटिव। मतलब नो वैल्यू जजमेंट। जजमेंट कौन नहीं देता? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं देता। वेयर एज वैल्यू जजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? वो आज की कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकता है। तो इसे कहा जाता है डेस्क्रिप्टिव इन नेचर, जो केवल डिस्क्राइब कर सकता है। और इसे कहा जाता है प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर। सर प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रेस्क्रिप्टिव? तो प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो आगे की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन दे सके। प्रेस्क्रिप्टिव तुमको समझा सके कि तुम लोगों ने क्या करना चाहिए, और जैसे ही क्या करना चाहिए की बात आएगी, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, उस केस में क्या होगा? तुम्हारा साइंस, तुम्हारा इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव बन जाएगा। जी सर, बात समझ में आ गई सर। तो बेसिकली अगर तुम वापस ऊपर जाके देखोगे ना, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर नेचर क्या होता है? नॉर्मेटिव होता है, बट कहीं कहीं पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को भी देखना होता है। तुमको अगर कल कॉस्ट कम चाहिए तो आज की कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी ना। तो आज कॉस्ट क्या है? वो तो पॉजिटिव है। कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, रिडक्शन कितना होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव है। तो ज़्यादातर डिसीजन जो लिए जाते हैं वो नॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको पॉजिटिव एनालिसिस भी चाहिए होते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर नेचर नॉर्मेटिव है। तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर में या उनके जो पॉइंट्स जो हमने लिखे थे उसके लिए हमने क्या याद किया था कि भाई सैम पिन लेके आ, भाई सैम पिन लेके आ। तो सैम से बना साइंस एंड आर्ट, एम से बना माइक्रो मैक्रो, फिर एम से बना मार्केट इकोनॉमी पे डिपेंडेड है, देन पी पे बना प्रेगमेटिक,
आई पे बना इंटरडिसिप्लिनरी एंड एन पे बना नॉर्मेटिव इन नेचर। ये तुम्हारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर होता है। ओके सर, बात ओके है, बात बिल्कुल ओके है। अब नेक्स्ट और एक और टॉपिक, हम लोग नंबर लगा रहे हैं ना, सी, साथ साथ लिखते चलना, ऐसे नोट्स बनवाऊंगा मैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर ये कहाँ 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 काम आ सकता है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो थियरीज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इंटरनल या जिसे बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल पर तो यूज़ आते ही हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल यूसेज भी उसके होते हैं। सर मतलब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स के रूल्स जो होते हैं वो इंटरनली तो काम आते ही है कि तुम्हें क्या प्रोडक्ट बेचना है, जो तुम्हें प्रोडक्ट बेचना है उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सब तो तुमको देखने ही पड़ेंगे। तो वहाँ पर भी तुम किसको यूज़ करते हो? बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हो। और जो तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या चल रहा है, अभी बिजनेस साइकिल का ट्रेंड कैसा है, रिसेशन चल रहा है कि तुम्हारे इन्फ्लेशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, टैक्स रेट्स क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें भी तुम पे इम्पेक्ट करती है। तो वो तुम्हारे एक्सटर्नल यूसेज के अंदर आ जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंटरनल यूज़ का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो बिजनेस है, उसके अंदर अंदर जो यूज़ होंगे वो सारे तुम्हारे इंटरनल यूज़ होंगे। लेकिन जो फैक्टर्स बिजनेस के बाहर होंगे, आउटसाइड आर ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड आर ऑर्गेनाइजेशन, वो किस में कवर होंगे? वो एक्सटर्नल में कवर होंगे। इस तरीके से हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स दो जगह पे काम आ सकता है। सर अंदर अंदर में क्या क्या हो सकता है, हमने क्या क्या करना पड़ सकता है? हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड का एनालिसिस करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि हम लोगों ने डिमांड को फोरकास्ट भी करना पड़ जाए। भाई पता करना पड़ जाए ना कि हमारे डिमांड अभी है कितनी, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, हम 10 प्रोडक्ट बेचते हैं तो हाईएस्ट कौन सा बिक रहा है, मार्केट में लोगों को क्या पसंद आ रहा है, फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, तो हमको प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स लगानी चाहिए कि बंद कर देनी चाहिए। ये सारे हम लोग कहाँ एनालिसिस करते हैं? हम ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करते हैं। हम जो प्रोड्यूस करेंगे हम जो प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन के लिए जो हमने प्रोडक्शन किया उसकी क्वांटिटी क्या रखेंगे, उसकी कॉस्ट क्या रखेंगे, उसके लिए मशीनरीज कौन सी यूज़ करेंगे, लेबर कितने रखेंगे, क्या बेस्ट आउटपुट के बेस्ट मिक्सचर क्या होगा आउटपुट के लिए, ये सारे हम लोग को चेक करने होते हैं। उसके बाद में इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? तुम कितना स्टॉक रखोगे, स्टॉक तुम्हें किस समय बढ़ाना होता है, अगर कभी मान लेते हैं मार्केट की सिचुएशन के चलते स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, उस केस में हम लोगों ने किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में कवर होती है। इसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। हम कैसे मार्केट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हमारा जो मार्केट का फॉर्म क्या है वो। सर मार्केट का फॉर्म मतलब मार्केट के कुछ फॉर्म्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, मोनोपोलीज होती है, ओलिगोपोलीज होती है, मोनोपोलिस्टिक होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आगे के चैप्टर्स में पढ़नी है, तो वो भी तुम्हारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का हिस्सा है।
सर हमने कौन से बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, कितना कैपिटल हम लोगों ने उसमें डालना चाहिए, ये भी हम लोग को यहीं पे चेक करना होता है। और क्या करना होता है, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड रिलेटेड प्रॉफिट का भी तो एनालिसिस करना पड़ता है कि तुम जिस बिजनेस में काम करना चाहते हो वहाँ रिस्क कितना है, वहाँ कितनी अनसर्टेनिटी है और कितना प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो ये सारे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर की बातें हैं जो तुम अपने इंटरनल मैनेजर से शेयर करते हो। लेकिन आउटसाइड वो चीज़ें आएंगी जो क्या होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे। जो क्या होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे। सर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, सर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? तो पहला फैक्टर होता है इकोनॉमिक सिस्टम। सर व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? सर व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब अगर तुमको याद हो, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, तुम किस सिस्टम में रह रहे हो। अगर तुम यूएसए में हो तो वो कैपिटलिस्ट है, तुम रशिया में हो तो वो सोशलिस्ट है, और इंडिया में आओगे तो मिक्स्ड है। ये भी किस पे इम्पेक्ट करता है, बिजनेस पे इम्पेक्ट करता है। उसके बाद में बिजनेस साइकिल्स। व्हाट इज बिजनेस साइकिल्स? बताओ व्हाट इज़ बिजनेस साइकिल्स? सो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होगा, तो ये इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है हर बिजनेस का अपना अपना टाइम आता है। हर बिजनेस ग्रो करता है, वो अपने टॉप पे पहुंचता है, फिर वो गिरने लगता है और वापस ट्रफ पे आ जाता है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के बिना बिजनेस का होना इम्पॉसिबल है। हर बिजनेस अपना अपना कोई ना कोई साइकिल लाता रहता है। तो ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तुमको मैंने वेटेज में बताया था। बिजनेस साइकिल्स भी जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी पूरी इकोनॉमी अभी कहाँ जा रही है? मान लो कि हमारे यहाँ कोई वॉर हो जाता है। अगर वॉर हुआ तो उस केस में क्या होगा? अगर वॉर हुआ तो उस केस में क्या होगा? वॉर होने के केस में आप पे समस्याएं आएंगी। कोई भी बिजनेस होगा, भले ही अकेला बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वॉर हो रहा है तो इकोनॉमी तो गिर रही है, तो वो भी तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। और सर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारे प्रोडक्ट पे ही बैन लगा दिया तो उस केस में क्या होगा? तुम्हारा बिजनेस तो चौपट हो गया। तो ये चीज़ से भी तुमको फ़र्क पड़ सकता है। तुम्हारे आसपास में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है? तुम्हारे आसपास में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। सेंट्रल बैंक के मेजर्स। अगर सेंट्रल बैंक ट्राई कर रहा है कि मार्केट से डिमांड कम हो जाए, मार्केट से पैसा बाहर निकल जाए, तो तुम भले ट्राई करते रहो, तुम्हारी सेल उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी जो तुम सोच रहे हो। बिकॉज सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया है, सेंट्रल बैंक ने चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके उसको रोक दिया है। तो ये चीज़ें भी तुम्हारे बिजनेस पे इम्पैक्ट कर सकती है। इतने बहुत हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी की बात करोगे तो उसमें कितनी चीज़ें आ सकती है। तो मैंने एग्जाम्पल वाइज कुछ चीज़ें लिखी है। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर में जो जो बातें हैं ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर की है। लास्ट चैप्टर जो हमारे पास में, लास्ट टॉपिक जो हमारे पास में है वो है वो वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि तुमको समझ में आ चुका है कि इकोनॉमिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसका एक पार्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स, रूल्स इकोनॉमिक्स में बनाए जाएंगे जो अप्लाई होंगे बिजनेस के अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। छोटा जो हिस्सा है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है,
बिजनेस इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमिक्स के रूल बनाओ और कहाँ अप्लाई करो, बिजनेस में अप्लाई करो। ज़्यादा प्रैक्टिकल बिजनेस इकोनॉमिक्स है, थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स है। ये बातें हम लोग कभी से करते हुए आ रहे हैं, तो अभी इसको यहाँ से लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है मॉड्यूल को देखकर। सर एक बार डिस्कस करवा दो ना। डिस्कस मैं अभी करूंगा, हाँ, तो और डिस्कस करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। इको सितंबर 2024, जहां तुम्हारा पहला चैप्टर, और ये रहा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहला मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो रूल बनाता कौन है? इकोनॉमिक्स, और अप्लाई कहाँ होते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स में। फिर इट इज माइक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज मैक्रो। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है? माइक्रो, हमने अभी बात की थी। उसके बाद में सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। याद करो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते थे? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करेंगे कि मैक्सिमम वांट्स को, मैक्सिमम नीड्स को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या होता है? कि वो डिसीजन ले सके अच्छे से। कहाँ? बिजनेस के अंदर। सर नेचर की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स तो पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव। बताओ भैया, हमने अभी बात करी है। स्कोप की बात करेंगे तो बड़ा स्कोप किसका है? इकोनॉमिक्स का। और नैरो स्कोप किसका है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का। उसके बाद में ब्रांचेस, तो भैया इकोनॉमिक्स की ब्रांच है कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज ब्रांच। लेकिन अगर ब्रांच की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो खुद एक ब्रांच है। किसकी? इकोनॉमिक्स की। तो क्या लिखा है? इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जी सर। कंसर्न किससे है? कंसर्न किससे है? ऑल द थियरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। तुम प्रोड्यूस करते हो, कंज्यूम करते हो, कॉस्ट लगती है, यूटिलिटी मिलती है, सारी चीज़ें किसमें कवर होती हैं? इकोनॉमिक्स में। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिर्फ और सिर्फ कंसर्न किससे है? प्रॉफिट से कंसर्न है कि बिजनेस कैसे प्रॉफिट कमाएगा। सर इसमें कौन से एनालिसिस आते हैं? इसके अंदर बहुत से एनालिसिस आएंगे, जैसे इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन छोटा पार्ट है बिजनेस वाला, छोटा पार्ट है, माइक्रो पार्ट है। तो बिजनेस वाले में क्या आएगा? डिमांड आएगा, सप्लाई आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये सब कुछ आएगा। कंसंट्रेशन, इट कंसंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। वेयर एज बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ कंसंट्रेट करेगा? इट कंसंट्रेट्स ऑन बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक है। मतलब कई बार क्या होता है, वैसे बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बनता है, लेकिन बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काम कर जाते हैं। जैसे कहीं पे मान लो बाढ़ आ गई, नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन इससे क्या खराब हो गया? बिजनेस तो खराब हो गया। तो जब बिजनेस खराब हुआ तो वो चीज़ को भी बिजनेस कंसिडर करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिडर करता है। फिर एसम्पशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। लेकिन यहाँ जब बिजनेस इकोनॉमिक्स में आएंगे तो जो एजम्पशंस यहाँ लिए गए थे, जो इको में एजम्पशन लिए थे, वो कई बार इनइफेक्टिव हो सकते हैं, इनवैलिड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि सारे लागू हो ही हो। सो रट्टा लगाएं क्या? रट्टा नहीं लगाना है, समझ के जाना है कि हम लोगों ने करना क्या है। तो मैंने अपना पहला यूनिट अच्छे तरीके से लिखवा के तुमको पढ़ाया है। आप मॉड्यूल से रीड करेंगे, मैंने सारी चीज़ें कवर की है। आप एक बार घर पे पढ़ेंगे, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।